नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहला प्रकार हमने कर लिया था, कौन सा था? संयोजन अभिक्रिया। और आज हम करेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करेंगे? वियोजन अभिक्रिया करेंगे। इसे अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। फॉर्मूला इसका, मान लीजिए ये हमारे पास कोई अभिकारक है AB और अभिक्रिया के अंत में ये अपने ही घटकों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब वियोजन जो अभिक्रिया है, अपघटनीय जो अभिक्रिया है, उसके लिए हमें अभिकारक को हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, जब हम उसको ऊष्मा देते हैं, तो वो अपने घटकों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये ऊष्मा हम कितने रूपों में देंगे? पहला तो है ऊष्मीय अपघटन। क्या है? ऊष्मीय अपघटन। दूसरा है विद्युतीय अपघटन। और तीसरी जो अभिक्रिया है वो है प्रकाशिक अपघटन। क्या है? प्रकाशिक अपघटन। पहले एक एक के बारे में थोड़ा सा हम वैसे ही चर्चा कर लेते हैं। देखो, ऊष्मीय जो अपघटन है उसके अंदर हमें पदार्थ को ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि हम उसको गर्म करेंगे। इसे हम तापीय अपघटन भी कह सकते हैं। हम उसे गैस पर या फिर बर्नर की सहायता से क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हम उसे खुद ऊर्जा यानी ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रकाशिक अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के अंदर तो ऊष्मा या ताप का एक क्या होता है? लिमिट होता है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा होती है। लेकिन जो प्रकाशिक अपघटन होता है, इसके अंदर आप देखिए ताप की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो अपघटन होगा वो क्या होगा? प्रकाशिक अपघटन होगा। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही हम अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे, वो हल्का सा ताप पाते ही अपने अलग अलग घटकों में टूट जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है क्या कि जो ये दवाइयाँ वाली शीशियाँ होती है, जो मेडिसिन होती हैं, उनकी जो कवर होते हैं वो भूरे रंग के क्यों होते हैं? या फिर उन्हें ऐसे कवरिंग किया जाता है कि उनमें से प्रकाश क्या ना हो? आर पार ना हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दवाइयाँ होती है वो प्रकाश से क्या कर लेती है? ताप पाकर अभिक्रिया कर लेती है और ये एक विषैला पदार्थ बन सकती है। इसलिए उनके जो कवर हैं वो क्या किए जाते हैं? भूरे रंग के बनाए जाते हैं। अब उसके बाद है विद्युतीय अपघटन। जो पदार्थ ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशिक अपघटन से नहीं टूटता या फिर वियोजित नहीं होता अपने घटकों में, उन पदार्थों के लिए हम कौन सी अभिक्रिया का यूज़ करते हैं? विद्युतीय अपघटन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा। सर्वप्रथम ऊष्मीय अपघटन के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। हमने एक परखनली में फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया है? फेरस सल्फेट लिया है। और जैसे ही फेरस सल्फेट को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे, तो हमें इसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? इसको आप देखिए, फेरस जो सल्फेट होता है हरे रंग का होता है। कौन से रंग का? हरे रंग का। जैसे ही इसको परखनली में डाला
जैसे मेरे पास पर्कनली इसके अंदर डाला और इसको हम क्या करेंगे, गर्म जब करेंगे तो अब इसके अंदर क्या होने लगता है, इसका रंग है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगता है और हमारे पास क्या बनता है Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ये हमारे पास बनता है। प्लस इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस से हैं, ये गैस से क्या होती है, बाहर निकलती है। हमारे पास क्या था, फेरस सल्फेट था, क्या था, फेरस सल्फेट था। जैसे हमने इसको गर्म किया वो फेरिक ऑक्साइड के अंदर बदल गया और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिएक्शन है। तो इसके अंदर रंग के अंदर क्या परिवर्तन होगा, जो हरे रंग का था वो अब हरे रंग का नहीं रहता। ठीक है, रहेगा लेकिन बहुत हल्का रंग हो जाएगा उसका। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हमारे पास है कि जब हम लेड नाइट्राइट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लेड नाइट्राइट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है। देखिए, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे यहाँ से हमें गहरे रंग का भूरा धुआं देखने को मिलेगा। कौन से रंग का, गहरे भूरे रंग का धुआं देखने को मिलेगा और हमारे पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये भूरे रंग का जो धुआं है वो इसी के कारण होता है, ये उड़ जाता है और जो पर्कनली में क्या रहता है, लेड ऑक्साइड क्या रहता है, शेष रहता है। लेड ऑक्साइड क्या रहता है, शेष रहता है। ठीक है, ये जो अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद है विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन मित्रों, विद्युतीय अपघटन को करने के लिए हमें एक बीकर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं समझिए। आपने सेल देखा होगा, सेल को जब अपने तोड़ते हैं उसके अंदर एक कार्बन की छड़ निकलती है, उसको आप इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ कर सकते हो। आपके पास कोई भी बैटरी जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं जो ऐसे बाहर निकले होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। इसे कैथोड कहते हैं और इसे एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड कहते हैं। अब सेम यही प्रोसेस है इसके अंदर। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, लिक्विड। जिस लिक्विड को हमने तोड़ना है उसके अलग अलग भागों के अंदर, उसके अंदर वही लिक्विड क्या करेंगे, डालेंगे और यहाँ से क्या जोड़ देंगे, बैटरी को जोड़ देंगे या सेल को जोड़ देंगे और धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जैसे मैंने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो वह क्रमशः सोडियम प्लस क्लोरीन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसकी जो माइनस की जो प्लेट होगी, माइनस की प्लेट के ऊपर कौन से आयन चढ़े होंगे, सोडियम के आयन, और इसकी प्लस की प्लेट पर क्लोरीन के आयन चढ़े हुए
होंगे, यानी कि जो सोडियम था वो अपने आयनों के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? विद्युतीय अपघटन को उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि आयनिक जो बंध होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनके लिए हाई टेम्परेचर की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, और जो कहाँ से मिलती है, विद्युतीय अपघटन के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद है प्रकाशिक अपघटन। कौन सी अभिक्रिया है प्रकाशिक अपघटन? अपघटन का वह प्रकार जो किसकी उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप कहाँ रख दें, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर रख दें, तो जो सिल्वर जो ब्रोमाइड है वो क्या कर देगा, ब्रोमीन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिल्वर के अंश क्या बचे रह जाएंगे, शेष बचे रह जाएंगे 2Ag। ठीक है, ओनली सिल्वर बचेगा, ब्रोमाइड या फिर ब्रोमीन जो गैस है वो हवा में उड़ जाती है। ठीक है मित्रों, आपको इतनी अभिक्रियाएं समझ आई होगी। ये है हमारी अपघटनीय अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा अपघटनीय अभिक्रिया, अब हम करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। इसका फॉर्मूला सीधा सा क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कोई यौगिक होगा, और उस यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ कराऊंगा, मैं अन्य किसी तत्व के साथ कराऊंगा। ठीक है, और ये तत्व यदि इस यौगिक के केंद्रीय धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, तो वो इसके केंद्रीय धातु को हटा देगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे AB कोई यौगिक है, AB2 यौगिक है, जिसके अंदर केंद्रीय धातु A है। यदि मैं इसकी अभिक्रिया किसी तत्व C के साथ कराता हूँ, यदि यह C इस A की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसको इसकी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बनाता है, Cb2+A, और A बाहर निकल जाता है। अब हम तत्वों की क्रियाशीलता को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मैंने यहाँ पर इसका सीरियल वाइज क्रम बताया है। यह है तत्वों का घटता क्रम। सर्वाधिक जो क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम मानक मानते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले अधिक क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो तत्व हैं वो क्या है, कम क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण जो आप छोटी कक्षाओं से लगातार करते आ रहे हैं, क्या है कि यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, उस विलयन के अंदर कुछ कीले लटका दें तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यह मेरे पास कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था, जिसका रंग होता है नीला। कौन सा रंग होता है, जिसका नीला रंग होता है। जैसे ही उसके अंदर आयरन मतलब लोहा डाला जाता है, लोहे की कीलें डाली जाती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोहे की कीलों को जब अपने कुछ टाइम बाद निकालते हैं, हमने जो लोहे की कील डाली वो तो साफ़ सुथरी थी, लेकिन जैसे ही लोहे की कील निकालते हैं उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, और विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये किस कारण होता है, यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर देखिए कॉपर कहाँ है। देखो सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए इसकी केंद्रीय धातु। तत्वों के या धातु के बारे में आपने पढ़ा होगा। कॉपर क्या है, धातु है, ये आयरन है, ये भी क्या है, धातु है। यहाँ पर आयरन है, ये रहा कॉपर। कॉपर की क्रियाशीलता आयरन के मुकाबले क्या है, कम है।
यानी जो आयरन है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है। जो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से या विलयन से कॉपर के आयनों को क्या कर देता है, हटा कर क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर के आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है विलयन के अंदर, हमारे पास फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। इसी प्रकार और अभिक्रियाएं हैं। अगर मैं कहूँ हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवाऊँ, सोडियम के साथ करवाऊँ, तो क्या होगा, क्या बनेगा, आप बताइए। जल्दी से उस सारणी को देखिए, जो इन तत्वों का क्रम देखिए, फिर यहाँ बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर ये सोडियम की अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम से क्या है, ज़्यादा है, और ये सोडियम मैग्नीशियम को इसके यौगिक में से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और मैग्नीशियम बाहर निकल जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अभिक्रिया संभव है? पोटेशियम सल्फेट के साथ अगर मैं कैल्शियम मिला रहा हूँ तो क्या ये अभिक्रिया होगी? यस या नो? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम की तुलना में क्या है, कम क्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर मैंने जिंक चूर्ण को डाला तो क्या यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? यस, ये अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। और यदि मैं इसी फेरस सल्फेट की अभिक्रिया को जिंक के साथ दोहरा दूं तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि वो लोहे की तुलना में अधिक क्या है, क्रियाशील है। ठीक है मित्रों, आपको ये विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ आई होगी। इस अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ा कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने जो कि कम क्रियाशील तत्व होता है यौगिक में से, उसको हटाकर उसकी जगह खुद लग जाता है। ठीक है, यह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही हमें एक और विस्थापन का प्रकार देखने को मिलता है। हमें एक और विस्थापन का प्रकार देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, यौगिक और यौगिक मिलते हैं। यौगिक और यौगिक क्या होते हैं, मिलते हैं, और इनके जो केंद्रीय धातु होते हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे AB2 ये मेरे पास कोई यौगिक है, इसकी अभिक्रिया मैंने XY2 से करवा दी। किससे करवा दी? XY2 से करवा दी। तो यहाँ ये केंद्रीय धातु है, ठीक है, X, और यहाँ पर A। तो इनके ये दोनों के क्या हो जाते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, AY2 प्लस XB2, ये हमारे पास क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ऐसे ही हमारे पास एक क्या है, उदाहरण है कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया अगर बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, बताइए। यहाँ पर जो बेरियम है वो क्या है, केंद्रीय धातु, यहाँ पर क्या है, सोडियम केंद्रीय धातु। इन दोनों के आयन क्या हो जाएंगे, जो धातुएं हैं वो क्या हो जाएगी, आपस में परिवर्तित हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, और 2NaCl प्लस क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा।
ठीक है मित्रों, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ आई होगी। अब अपनी जो अगली अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन? ये अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार से होती है। कैसे? पहली इस अभिक्रिया के अंदर है ऑक्सीजन के आधार पर, देखिए जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का योग होता है, जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, उस अभिक्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उस अभिक्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, उस अभिक्रिया का अपचयन होगा। उस अभिक्रिया का क्या होगा, अपचयन होगा। कैसे? मैग्नीशियम के साथ क्या आ रही थी, जब ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, निष्कासित हो रही है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हमारी अभिक्रिया है हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। जिस अभिक्रिया के अंदर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो जिस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, उस अभिक्रिया का अपचयन होगा। उस अभिक्रिया का क्या होता है, अपचयन होता है। देखिए वहाँ पर हमने क्या किया था, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, लेकिन जब हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, तो उस अभिक्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है मित्रों, ये आपको बात समझ आई, बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद है विद्युत धनी तत्वों का योग और विद्युत ऋणी तत्वों के योग के आधार पर। विद्युत धनी व विद्युत ऋणी, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल पर क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विद्युत धनी व विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये कौन सा है, विद्युत धनी तत्व है। क्या है, विद्युत धनी तत्व है। और जब विद्युत धनी तत्व किसी अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो उन अभिक्रिया का क्या होगा, अपचयन होगा। उन अभिक्रिया का क्या होगा, अपचयन होगा। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। और विद्युत ऋणी तत्व जब किसी अभिक्रिया के अंदर जुड़ते हैं तो उन अभिक्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, उन अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है मित्रों, जैसे मैग्नीशियम की हम चर्चा कर लेते हैं। मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है। जब भी ये किसी अभिक्रिया के अंदर जुड़ेगा तो उस अभिक्रिया का क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके उदाहरण। यहाँ पर देखिए, कॉपर के अंदर कौन सी जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है।
क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर विद्युत धनी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है, और कॉपर क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अपचायक पदार्थ होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? पाचन कर रहा है। वो क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। यहाँ पर अब हम अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ की बात को समझ लेते हैं। अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो कि क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और ऑक्सीकारक पदार्थ वे होंगे जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। यहाँ पर कॉपर जो कि विद्युत धनी तत्व है वो क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। उसने इलेक्ट्रॉन दिए और इनको पचाया किसने? ऑक्सीजन ने पचाया। तो ऑक्सीजन क्या है? अपचायक पदार्थ है जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पचा रहा है, जबकि ऑक्सीकृत हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन को पचा के। ठीक है। जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। जबकि ऑक्सीजन क्या हो? जो ऑक्सीजन है वो क्या है? अपचायक पदार्थ है। ठीक है। और ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, पचा रहा है ये। ठीक है। तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन को जोड़ा, तो हाइड्रोजन के जुड़ते ही इस अभिक्रिया का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब उसके बाद है फेरस क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या बन रहा है? फेरस। देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। एक जो हाइड्रोजन है उठकर जो ये क्लोरीन है किसके साथ चली गई? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ चली गई, और हाइड्रोक्लोराइड क्या हो गया? एसिड बन गया। यहाँ पर यह है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो रही है? निष्कासित हो रही है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस अभिक्रिया के अंदर देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रही है, और सल्फर जो गैस है वो बाहर निकल रही है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। लेकिन ये बाहर भी तो जा रहा है, ये बाहर भी तो जा रहा है। इसका क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। तो यानी कि क्या है? ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं दोनों की दोनों अर्ध अभिक्रियाएं होती है, आधी आधी अभिक्रियाएं होती है। और कभी ऐसा नहीं कि एक ही चलती है, नहीं। अगर एक पदार्थ ऑक्सीकृत होगा तो फिर दूसरा जो पदार्थ है वो क्या होगा? अपचयित होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, Na सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन ग्रहण करेगा। एक का अपचयन, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बनेंगे? NaCl बन गई। तो ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन दोनों की अर्ध अभिक्रियाएं हैं, और एक दूसरे पर क्या करती है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और ये दोनों क्या चलती है? साथ साथ चलती हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात है संसारण। क्या है संसारण? संसारण का सामान्य भाषा के अंदर अगर हम देखें तो इसे कहेंगे जंग लगना, सामान्य भाषा के अंदर। लेकिन जंग लगने के साथ अब जंग क्यों लगती है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए,
जब कोई भी धातुएं होती है, जब वो आर्द्रता के संपर्क में आती है, अम्लों के संपर्क में आती है, तो वो कई दिनों तक क्या रहती है, पड़ी रहती है और उनके साथ वो क्या कर लेती है, अभिक्रियाएं कर लेती है। और वो अभिक्रिया करके उनके जो खुद के गुण धर्म होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और उनके अंदर नए परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जंग लगना एक तरह की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि धातुओं का या तत्वों का किसी अन्य बाहरी कारकों के संपर्क में आने से वे अपने गुण क्या कर देते हैं, खो देते हैं, उनके खुद के गुण नष्ट होने लगते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, धातुओं का संक्षारण होना या जंग लगना कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में लोहे पर तो क्या लगती है, जंग लगती है, और चांदी क्या पड़ जाती है, चांदी का काली होना, तांबे पर या कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना, हरे रंग की परत का चढ़ जाना क्या है, संसारण के क्या है, उदाहरण है। अब इनसे बचा कैसे जाए, बचाव बिल्कुल आसान बचाव के उपाय हैं। आपने 8वीं कक्षाओं में पढ़े हैं कि जी हम धातु पर क्या करेंगे, रंग करेंगे, धातु पर किसी अन्य धातु की क्या चढ़ा देंगे, परत चढ़ा देंगे, जो कि क्या ना हो, खराब नहीं होती, जो कि वातावरण के साथ अभिक्रिया नहीं करती। एक होता है, इसके अलावा मिश्र धातु का निर्माण करके, किसका निर्माण करके, मिश्र धातु का निर्माण करके। जब मिश्र धातु का निर्माण कर दिया जाता है तो वह धातुएं क्या नहीं करती, बाहरी वातावरण के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है। और इसके साथ हमारा एक और गुणधर्म है जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। गंधिता का मतलब होता है गंध आना, विकृत का मतलब है बिगड़ी हुई या सड़ी हुई, ठीक है, विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता। देखो आपने पैकेट के अंदर फूड देखे होंगे, जब तक कोई सामग्री जो ये अपने कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं वो किसके अंदर, अगर वो एक पैकेट के अंदर होते हैं, जब तक वो पैकेट के अंदर है तब तक क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर उसके अंदर हवा चली जाए तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं अगर वो अधिक या लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहें तो क्या हो जाएंगे, वो फिर खराब हो जाएंगे, उनमें सड़न आने लग जाती है क्योंकि वो बाहरी वातावरण से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का जो सेवन करना हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर से क्या निकाल लेते हैं, पूरी तरह से ऑक्सीजन या जल को निकाल लेते हैं, ठीक है। इन्हें निर्जलीकृत कर देते हैं, यानी कि एक तो जल निकाल लेते हैं और एक वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। और ऑक्सीजन को निकाल कर उसके अंदर क्या, कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, पैकेट में बंद कर देते हैं। जो ये फूले हुए पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस जो ये गैस के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है क्या नहीं कर पाते, आगे वृद्धि नहीं कर पाते, ठीक है। यह है विकृत गंधिता से क्या है, बचाव, ठीक है। मित्रों आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का अध्याय और आज की जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म हम करते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।